Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the mitochondria and vacuole. Let's start. माइटोकॉन्ड्रिया आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से जो डिस्कशन आज होगी होपफुली आपने पहले नहीं सुनी होगी और अगर सुनी होगी सो आपकी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। सो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अहम ऑर्गेनल है हमारे सेल का, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। तो याद रखना इसमें हमारे जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल, उसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो उसमें नंबर 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 इज न्यूक्लियस, नंबर 3 is the chloroplast, number 4 is the chromoplast, and number 5 is the leucoplast. Clear? So these are the organelles which are double membrane bounded. Dear students, mitochondria जिसका nickname है power house of the cell. पहले जरा इसके जो मल्टीपल नेम्स हैं, जो सिनोनिम्स इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, उसके हवाले से देख लेते हैं। ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है और इनका ऐसा नाम क्यों रखा गया उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे घरों के पास भी होते हैं पावर हाउसेस जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इसी तरह से सेल की जो एनर्जी है उसकी जो डिमांड्स को पूरा करना वो इस ऑर्गेनल का काम है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इसको कहते हैं एटीपी मिल। मिल समझते हैं जहां पर एक ही जैसी बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी बैटरी ऑफ द सेल। सेल की जो एनर्जी बैटरी है वो यही है। क्लियर? हमारे पास एनर्जी की जो करेंसी है वो एटीपी है। हमारे बॉडी में कहीं पर भी जब एनर्जी के हवाले से बात होगी तो लेन देन किसकी शक्ल में होगा? एटीपी की शक्ल में। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, एज वी आर इन पाकिस्तान, तो हमें कोई भी चीज खरीदनी है तो उसकी हमें ऑल्टरनेट क्या देना पड़ता है? इसमें हमारे पास करेंसी क्या है? द पाकिस्तानी रुपी। इसी तरह से सेल में या फिर हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर एनर्जी की जरूरत है तो सेल को किसी भी तरीके की एनर्जी चाहिए, किसी भी सेल को चाहिए, किसी भी ऑर्गन, टिश्यू, एनीथिंग, उसको एनर्जी चाहिए तो किसकी शक्ल में होगी? उसमें हमारे पास एनर्जी करेंसी है, दैट इज एटीपी। और इसी वजह से ये एटीपी बनती कहां पर है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं एटीपी मिल। इसको कहते हैं सेल विद इन सेल, ये एक और नाम है इसका। ये एक तो वाली बात सेल है, सेल के अंदर सेल का क्या मतलब है? जैसे सेल हमारे पास, हमारी बॉडी में वी हैव गॉट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस, और सेल्स दे हैव, मोस्ट ऑफ द सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। वो जैसे स्किन खराब होगी तो वापस यहाँ पे सेल्स डिवाइड करके नई स्किन बना देंगे, ठीक है। इस तरह से मसल्स, वो नए मसल्स बना देते हैं एज वी यूटिलाइज देम। इसी तरह से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल है, इसे एलियन भी कहते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं, इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, इसके पास अपने एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, एवरीथिंग जो कि सेल को जिंदा रखने के लिए चाहिए वो इसके पास मौजूद है। इस वजह से इसको सेल विद इन सेल भी कहते हैं। इसको सेल फर्नेस भी कहते हैं। फर्नेस समझते हैं? भट्टी जिसमें क्या बनती है? आग, ठीक है, आग जलाई जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर चूंकि हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा डिटेल के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड, ये सिर्फ ये वाला स्टेप ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। इसके बाद बाकी के सारे के तीन स्टेप्स कहां पे होने वाले हैं? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव जो प्रोसेसेस हैं वो यहां पर होने। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी एट द एंड जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम क्या इक्वेशन लिखते हैं? सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल इन द एरोहेड, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी प्लस हीट। क्लियर? प्लस हीट, दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक तो हीट और दूसरा ये केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी। तो ये हीट प्रोड्यूस करने में किसका रोल? दिस वन, क्योंकि यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो इसमें ये काफी गर्म है, इस वजह से इसको सेल का फर्नेस भी कहा जाता है। क्लियर? और इनको कहते हैं स्टोरेज बैटरीज। They're also called storage batteries. स्टोरेज बैटरी क्यों? क्योंकि इनके पास वो एटीपी स्टोर्ड हैं, जरूरत पड़ने पर इसे ले ली जाएगी। सेल को जब भी जरूरत पड़ी इसके अंदर स्टोर्ड एटीपी मौजूद है तो इससे ले लिया जाएगा, इससे एनर्जी ले ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भी इसी का सिनोनिम। इसको सार्कोसोम भी कहते हैं। सेकंड ईयर के अंदर आपने मायोलॉजी पढ़ी, ठीक है, मसल्स के हवाले से डिटेल्स पढ़ी इन द चैप्टर द मूवमेंट, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर में। तो वहां पर आपने स्केलेटल मसल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स पढ़ी थी उनके साथ एक जो है वो प्रीफिक्स इस्तेमाल हम कर रहे थे, सार्क, ठीक है। तो सार्क का मतलब होता है फ्लैश। तो ये जो स्केलेटल मसल है हमारा, इसके पास जितनी भी
इस जो स्केलेटल मसल सेल है इसके पास जितनी भी चीजें वो सब अनोखी हैं, बाकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनसे अनोखी हैं। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अनोखी है, इसलिए उसको कहते हैं हम सार्कोलेमा। इसका साइटोप्लाज्म डिफरेंट है, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। द स्ट्राइएटेड मायोसाइट हैव लार्ज एंड इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे लंबे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया, बड़े बड़े एक्सेप्शनली लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, जो कि स्केलेटल मसल यानी स्ट्राइएटेड स्ट्रिप्ड मसल हमारा कौन सा जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल। क्लियर? तो उसके पास जो स्केलेटल मसल के पास जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो दे आर लार्ज एंड एलोंगेटेड, तो उनको नाम दिया जाता है सार्कोसोम। इस तरह से सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दैट। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहेंगे सार्कोसोम। तो डिस्टर्स ये सारे इसके मल्टीपल नेम्स, मुख्तलिफ नामों से ये जाना जाता है। या फिर चलें आए इसकी पहले थोड़ी सी कुछ डिस्कवरी के हवाले से बात कर लेते हैं। सो इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। ये जो वर्ड कॉइन हुआ है दो वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। ग्रीक वर्ड है माइटोस। माइटोस मींस थ्रेड, धागे की तरह के, ठीक है। एंड कॉन्ड्रियन मींस ग्रैन्यूल्स, धागे की तरह के ग्रैन्यूल्स। सो ये तो इसकी डेरिवेशन है। इसको डिस्कवर किसने किया? So it was discovered by Altman. It was discovered by Altman in 1890. और उस वक्त उसने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा इसका? बायोब्लास्ट। ये पुराना नाम है, क्लियर? जैसे कि आपको पता है हमारे जो शहर लाइक फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? उसको हम क्या कहते हैं? लायलपुर, ठीक है। इसी तरह से साहिवाल, मिंटगमरी, ठीक है। तो इस तरह पुराने नाम भी हैं कुछ। इसी तरह से इसका जो पुराना नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज बायोब्लास्ट। लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद फिर देयर इज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ सी बेंडा। ये वो शख्स है, ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली दफा टर्म क्वाइन की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इन बायोब्लास्ट को क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और कब दिया? 1898। अब 1898 से आपको याद आया कि ये एक और भी ऑर्गेनल है जिसकी डिस्कवरी का ईयर है। जी डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टुगेदर ऑन अनदर पॉइंट, दैट इज साइज। अगर हम इसके साइज के एतबार से बात करें तो पहले इसकी लंबाई की बात करते हैं। सो इट्स लेंथ इज 1 to 4.1 माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स ऑन एन एवरेज। साइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, मतलब कि ये रेंज है इनकी। सो कम से कम 1 माइक्रोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 4.1 माइक्रोमीटर का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो देखा गया, ठीक है। ये लेंथ की बात हो रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डायमीटर किसे कहते हैं? दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो उसमें देखिए अगर इसको सर्कमफेरेंस पे काट के देखा जाए तो इसका जो साइज है इट रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। सो इट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन इट्स डायमीटर एंड 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन इट्स लेंथ। इज दैट क्लियर? चलें अब आते हैं इसके नंबर की बात, इसकी तादाद कि एक सेल में कितना हो सकता है। क्या सोचते हैं आप कि एक सेल में कितने होने चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सादा सी बात है कि इनका ताल्लुक है एनर्जी से, पावर से। तो हमारी बॉडी में जहां जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, इनकी तादाद वहां पर ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो चंद माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के दे मे रेंज इनटू थाउजेंड्स, नॉट ओनली 1000 इनटू मेनी थाउजेंड्स इनकी तादाद हो सकती है एक ही सेल के अंदर, ठीक है। बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इस एतबार से देखा जाए तो क्या ख्याल आपका कि लेट्स सपोज कि हम टॉकिंग कि हमारे पास है एक रेड ब्लड सेल, हमारे पास एक है मसल सेल और हमारे पास एक है नर्व सेल। तो या इन तीनों में से किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि मसल सेल्स दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दैट इज अ वेरी एक्टिव प्रोसेस। सो इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा तादाद जो होगी दैट विल बी इन द स्केलेटल मसल। क्लियर? सो इसी तरह से इनके एज पर द रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी तादाद वहां पर होगी, वेरी करेगी। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सबसे बिजी ऑर्गेनल। बिजी का मतलब हर वक्त मसरूफ है क्या करने में? आपके सेल को जिंदा रखने के लिए। जिंदा रहना तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें भी जिंदा रहना तो हमें एनर्जी चाहिए, इसी तरह से इसको भी जिंदा रहना तो इसको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये खुद भी एनर्जी हासिल करता है और ये पूरे सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस वजह से सबसे बिजी, मोस्ट बिजी ऑर्गेनल एंड मोस्ट एक्टिव क्यों है कि मुसलसल चल दिन रात 24/7 इट इज मेकिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू this mitochondria. So there's a term chondriome. All mitochondria, एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे उनको कलेक्टिवली कहा जाता है chondriome. All mitochondria
प्रेजेंट इन अ सेल दे आर कॉल्ड एज, कलेक्टिवली इसके लिए एक टर्म है, हम उसको कॉइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रियोम। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन है एनिमल सेल और प्लांट सेल कि कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होगी। तो फिर बात वही है, प्लांट सेल ज्यादा एक्टिव है कि एनिमल? जी डियर स्टूडेंट्स, क्या ख्याल आपका? एक्टिविटी किसके अंदर ज्यादा पाई जाती है? मोबाइल कौन है इसमें? सो एनिमल्स आर मोबाइल, ठीक है, ये ज्यादा इनको हरकत करना पड़े। प्लांट थोड़ी ना वो एक जगह से थोड़ी ना दूसरी जगह पे चला जाता है, वो तो मूव ही नहीं करते। सो मूवमेंट इज द क्राइटेरिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स। तो मूव करना है तो एटीपी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वजह से इन द एनिमल सेल्स देयर नंबर इज मोर एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स। ये कंपैरिजन में लिखा है, ये हाई एरो का मतलब है मतलब ज्यादा है, डाउन एरो का मतलब है थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। क्लियर? एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग जो है वो एक टर्म है, दैट इज माइटोप्लास्ट। चूंकि हमें पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अगर इसकी ऊपर वाली मेम्ब्रेन को उतार दें, इफ वी रिमूव द आउटर मेम्ब्रेन, तो बाकी जो कुछ नीचे बच गया इसे हम कहेंगे माइटोप्लास्ट। इफ आउटर मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, नाउ इट इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? चलें, और फिर उसके बाद क्रिस्टाई। अब आते हैं इसके थोड़ा से डायग्राम को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूं। सो ओवर हियर, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको बाहर जो नजर आ रही है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कितनी स्मूथ है, नजर आ रही है? इट इज स्मूथ, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। क्लियर? और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन देखें, ये सीधी नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे फोल्ड हुई है। फोल्ड होकर के क्या बना रही है? ऐसे फोल्डिंग्स बना रही है। सो द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और फोल्ड होकर ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, इसे कहते हैं क्रिस्टा। एक फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टा, क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं इसमें, एज यू कैन सी। तो इनके लिए प्लूरल टर्म है क्रिस्टाई। क्लियर? सो द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टाई। अच्छा, मकसद क्या है? सीधा भी हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है आपका, क्या ख्याल है? जरा इसमें वो जरा अपना कॉन्सेप्ट यूज करें, लाइक द रूट हेयर्स, उसकी क्यों ज्यादा जरूरत पड़ी? रूट्स हैं तो सही, तो फिर रूट हेयर्स की क्या जरूरत है? और इसी तरह से विलाई की, ठीक है, वो हमारी आइलियम बिल्कुल सीधी भी हो सकती थी, वो ऐसे फोल्डेड क्यों है? फिर इसी तरह से अपने ब्रेन का कॉन्सेप्ट लें, ब्रेन बिल्कुल ऐसे प्लेन हो सकता था, बिल्कुल ऐसे सीधा हो सकता था, लेकिन इसमें वो सल्काई और गायराए और इन कन्वोल्यूशंस क्यों हैं? सो यू हैव गॉट इट, आई होप सो, and I am sure you have got it. So the reason of these foldings is to increase the surface area. पक्की बात, पहली बात तो यह है कि ये फोल्डेड क्यों है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए। लेकिन किसके लिए? फॉर व्हाट? जैसे लाइक इफ यू टॉक अबाउट द विलाई, तो वहां पर उसको फोल्ड्स इसलिए बनाए गए थे आइलियम के, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां पर किस चीज के लिए? सो यहां पर जो जरूरत पड़ रही है, ये इसलिए इंक्रीज, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा रहा है इन फोल्डिंग्स की वजह से, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस जो यहां पर अंदर होने हैं। यहां पर क्रेब्स साइकिल होना है, यहां पर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इन केमिकल्स के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना, अल्लाह ताला ने इस पर्पस के लिए इसको फोल्डेड बनाया। क्लियर? अब आए जरा इसके अंदर वाली। अच्छा, ये देखिए जरा थोड़ा सा एक और चीज, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ये आपको दो चीजें नजर आ रही है, पिंक पिंक, दीज आर कॉल्ड पोरिन्स, दीज आर कॉल्ड पोरिन्स। और ये सुराख है, ये माइक्रोस्कोपिक, दीज आर होल्स। तो ये होल्स यानी कि ये पोर्स हैं, दीज आर पोल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को कहते हैं पोरिन्स। इनका क्या मकसद है? व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन? सो दे अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान वाली स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अल्लाह ताला ने यहां पर रखा है इनके ट्रांसपोर्ट को अलाउ करने के लिए आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स रखे, जो कि खास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं, व्हिच इज नोन एज पोरिन। क्लियर? लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन याद रखिए, उसमें सुराख नहीं, उसमें पोरिन्स नहीं है, बल्कि वो उसी तरह से जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो इनर मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्लियर? याद रखिएगा। चलें, अब यहां पर देखिए, आपको ये गोल गोल से पिंक कलर के नजर आ रहे हैं। सो दीज आर डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए, याद रखना सर्कुलर डीएनए है यहां पर। तो डीएनए होने का मकसद क्या है? यहां पे डीएनए किस लिए चाहिए, क्या ख्याल आपको? सो डीएनए यहां पर इसलिए मौजूद है बिकॉज दिस ऑर्गेनेल इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जरूरत पड़ने पर जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत है किसी सेल को या किसी टिश्यू को, तो ये डिवाइड होंगे, ठीक है, और इनकी तादाद को बढ़ा दिया जाएगा। तो वो सारे जो चीजें हैं, ये कंट्रोल कौन करेगा? दिस डीएनए व्हिच इज सर्कुलर। क्लियर? सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इज दिस। डीएनए होने का मतलब है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, द माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे डिवाइड होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 कैसे होंगे। सो दे डिवाइड बाय फिशन, याद रखना है, दे डिवाइड बाय फिशन। क्लियर? फिशन का मतलब, जी डियर स्टूडेंट्स, फिशन का मतलब टू स्प्लिट। क्लियर?
अच्छा जी, अब आए जरा थोड़ा सा अंदर। ये आपको ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं डॉट्स बड़े बड़े, सो दीज आर द राइबोसोम्स। दीज आर द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स भी पड़े हुए हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी पड़े हुए हैं। वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। राइबोसोम्स जो हैं, थोड़े थोड़े राइबोसोम्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, वहां पर भी मौजूद हैं, और वो न्यूक्लियोलस के अंदर भी मौजूद है, जो उसकी फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये इनकी ये ऑर्गेनल्स के अंदर भी मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात और इंटरेस्टिंग बात भी, कि यहाँ का जो राइबोसोम है वो 70s है। हमारे ये हालांकि ऑर्गेनल है, ये कहां पर मौजूद है? हमारे सेल में। हमारे सेल का जो राइबोसोम है दैट इज 80s। ये 70s है, थोड़ा सा कंपैरेटिव छोटे साइज का है। तो याद है आपको, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है दैट इज 70s, और जो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है दैट इज 80s। तो यहां पर कहीं वो कनेक्शन तो नहीं बन रहा। इसी चीज का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं नेचुरलिस्ट, वो साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि दुनिया में एवोल्यूशन हुई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चूंकि ये 70s है, तो ये कहां पर मौजूद था? इट वाज प्रेजेंट इन द एंसेस्टर्स ऑफ द यूकैरियोट्स। खैर, वो आगे चल के वो भी आप डिस्कस करते हैं। ये बस याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है इट इज 70s। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहां पर देखें, ये छोटे छोटे आपको ऐसे नॉब्स नॉब्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसको मैं बाहर निकालूं इस तरह से, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये नॉब्स बनी हुई हैं। इन नॉब्स को कहते हैं F1 पार्टिकल्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। सो F1 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, इट इज नो मोर और या कोई इट इज नो वन एल्स, इंस्टेड इट इज एक्चुअली एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज क्या है? दैट इज एन एंजाइम। इस एटीपी सिंथेज को हम एटीपी सिंथेटेज भी कहते हैं। क्लियर, याद रखना है, एक ही बात है। तो नाम से जाहिर है, एटीपी सिंथेज, सिंथेज इज फॉर सिंथेसिस, मतलब कि दिस एंजाइम, दिस F1 पार्टिकल, दिस ऑक्सीसोम और दिस एलिमेंट्री पार्टिकल इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इट फॉर्म्स और इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी। क्लियर? सो ये F1 पार्टिकल्स बहुत सारे। अच्छा, मजे की बात ये कि अपने याद यहां पर जो पूछा जा सकता है, ये है कहां पर? यहां पर नजर आ रहे हैं। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। सो दे आर प्रेजेंट एट इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? चले, अब आगे जरा इसके अंदर जो एक फ्लूइड सा मौजूद है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें, जो चीज हमने पढ़ी सब इसमें शामिल है। इसके अंदर एंजाइम्स हैं, किसके लिए? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके पास प्रोटीन्स हैं, क्योंकि राइबोसोम है तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, डेफिनेट सी बात है। और इसके पास को एंजाइम्स हैं, और इसके पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और इसके पास अपना डीएनए है, और इसके पास अपने राइबोसोम हैं, और इसके पास यहाँ पर ये इसके साथ अटैच्ड F1 पार्टिकल्स हैं। क्लियर? सो दैट इज द मैट्रिक्स, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्गेनल, दिस वेरी मिस्टीरियस ऑर्गेनल। अच्छा चलें, अब कुछ कंपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो कंपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें दो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। अब हम कंपार्टमेंट किसे कहते हैं? हिस्से। जैसे कि लेट्स सपोज आई एम इन अ रूम, और ये मैं यहाँ पे कोई चीज एक पार्टीशन लगा दूं, तो अब ये एक कंपार्टमेंट बन जाएगा और एक ये कंपार्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, दो कंपार्टमेंट्स। इसी तरह से इसके अंदर भी दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक कहलाता है आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा कहलाता है इनर कंपार्टमेंट। तो पहले आउटर कंपार्टमेंट, इट इज द कंपार्टमेंट और द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। जो कंपार्टमेंट या जो स्पेस मौजूद है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो कुछ भी कंपार्टमेंट इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसको हम क्रिस्टे भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनर कंपार्टमेंट। ये किससे बनता है? इनर मेम्ब्रेन से। जो कुछ इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स इनर कंपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? चलें, अब आते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। अगर हम इसको इफ यू सी इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो सादा लैब माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर अगर, लेकिन अच्छी वाली, उसके अंदर अगर हम इसको देखें तो ये तीन शक्लों में नजर आती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स और वेसिकल्स और फिलामेंट्स। फिलामेंट का मतलब ऐसे धागे की तरह, वेसिकल्स का मतलब ऐसे गोल गोल से, रॉड्स का मतलब ऐसे ये रॉड। तो इस तरह से वेरियस शेप्स की नजर आती है, लेकिन किसके अंदर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन ये जितना भी हमने स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलें, अब देखिए जरा इसके थोड़ा सा मजीद डिटेल में आते हैं। द इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दे हैव रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोरिलेशन पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 11 द बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, आपने बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें देखा था आपने ऑक्सीडेटिव, दो तरह की फॉस्फोरिलेशन पढ़ी आपने वहां पे, एक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि फोटोसिंथेसिस में हो रही है, और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉस्फोरिलेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये कहां पर हो रही है, इसकी ये जो चेन है वो कहां पर है, उसकी सारा स्ट्रक्चर इस इनर मेम्ब्रेन पे, यहां पर ऐसे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसके हवाले से, इसको कहते हैं द ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन या एंडोसिम्बायोट। सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस पढ़ा आपने, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बोथ ऑफ देम दे आर बेनिफिटेड। तो ये एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, जो शुरू शुरू में से समझा जाता था कि जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स, उन्होंने क्या किया, आपने देखा था कि चैप्टर एवोल्यूशन वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 24 खासतौर पर उसमें ऑफ पीसीटी भी, तो उसमें एक बाकायदा चैप्टर एवोल्यूशन, और उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा था उसके सेकंड पेज पे, सो वहां पर मौजूद है कन्वर्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि जो एंसेस्टर्स हैं यूकैरियोट्स के, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, उन्होंने क्या किया था कि एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, और फिर उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया, और बाद में जाकर के वो क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसी एक कहानी सी है जो कि एवोल्यूशनरिस्ट सुनाते हैं हमें, क्लियर, जो हमने पढ़ी भी है अपने करिकुलम के अंदर। तो इस वजह से इसे कहते हैं द ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। और बिल्कुल इसी तरह से फिर उसी और जो प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर था उसने खाया एक साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है, और फिर बाद में उससे क्या बन गया, उसे क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये उसने खाए नहीं, बल्कि डाइजेस्ट नहीं किए, बल्कि उसको क्या किया, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया, जो बाद में जाकर के क्या बन गए, ये ऑर्गेनल्स बन गए। तो इस वजह से इसको ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहा जाता है अलॉन्ग विद क्लोरोप्लास्ट। तो दो ऑर्गेनल्स हैं जिनको कहा जाता है द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम का नाम सुना ना, आगे चल के हम डिस्कस भी करना है। सो द फैगोसाइटिक ऑर्गेनेल, सो द लाइसोसोम्स दे रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है, ये इनकी तादाद को रेगुलेट करते हैं, जितनी जरूरत है, ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको खा गए, ठीक है। सो द एक्सेस आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स, अगर कोई एक्सेस में बन गया तो फिर लाइसोसोम क्या करेंगे, उसको खा देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि ओवा में तो प्रेजेंट है, एग सेल में तो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इन मेल्स द स्पर्म्स में देखा हमने डिस्कस किया, उसका एग्रोसोम और उसका छोटा सा हेड और उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके नीचे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, याद है आपको। सो हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। So this is acrosome, this is nucleus, this is cytoplasm, और उसके बाहर है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और उसके साथ फिर अटैच है टेल, सो दैट द स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस साइटोप्लाज्म के अंदर तो नहीं है, वो तो साइटोप्लाज्म के बाहर है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो सिर्फ न्यूक्लियस अंदर जाता है, ठीक है, हेड के साथ, एक्रोसोम के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन स्पर्म हेड्स और दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट इन द स्पर्म हेड्स, स्पर्म के हेड में नहीं है, और यही तो जाकर के वो फर्टिलाइज करता है उसको। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब जाइगोट बनेगा उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो कहां से आएंगे, दैट आर फ्रॉम द एग सेल। एग सेल कहां से आता है, मदर सेल से, ठीक है, मैटरनल, इट्स मैटरनल ओरिजिन। इस वजह से जाइगोट के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे आर मैटरनल, दे आर मैटरनल। और उसके अंदर जो इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इससे आप जो पेडिग्रीज फाइंड की जाती हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताना चलूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जो सर्कुलर डीएनए है, इसके ये आप जितने भी बहन भाई हैं आप, जो अगर आप अपने इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंस चेक कराएं, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो इससे भी पेडिग्रीज बहुत एक्जैक्टली मालूम होती है मदर साइड से, आपकी मदर के आगे कितनी बहनें उन सब का ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये मदर से आता है, इट इज फ्रॉम द मदर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज दे कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल, इस सेल के बाहर में जिंदा रह सकते हैं। रीजन, क्योंकि इनके पास अपनी मशीन है, इनके पास अपना डीएनए है, ये अपने खुद एटीपी बना रहे हैं, इनके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि इनको हम लैब में अगर केयरफुली फ्रैक्शनेशन इसकी की जाए और इनको निकाल लिया जाए, सो दे कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम, जब तक इनके पास अंदर वो बंदोबस्त मौजूद है, सामान मौजूद है इनके पास, तब तक ये जिंदा रह सकते हैं। क्लियर, इन द लैब्स, आउटसाइड द सेल, क्योंकि इनके पास सारा कुछ अपना है। इसी वजह से तो कहते हैं सेल विद इन सेल, सेल की अंदर सेल, क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ये एनर्जी खुद बना सकता है अपने लिए, क्लियर। लेकिन आप एनर्जी बनाने के लिए वो जो सा रॉ मटेरियल है वो जब तक इसके पास है तब तक तो ये जिंदा है, लेकिन जैसे रॉ मटेरियल खत्म होगा तो तब ये भी गया, क्लियर। बट कंपैरेटिवली इफ यू टॉक अबाउट कि कौन सा वो ऑर्गेनल है जो कि सेल के बाहर भी जिंदा रह सकता है, सो दैट इज
माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो उसमें से एक फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन्स का बनना। तो ये किसी से हमें एविडेंट होता है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और दूसरा एक और चीज स्टूडेंट्स के राइबोसोम खुद से तो कभी प्रोटीन नहीं बनाते, मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बनाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन किस शक्ल में आती है? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द डीएनए, वो भी इसके पास है। सो मतलब बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स दे आर इन्वॉल्व्ड in the protein synthesis. So due to the presence of ribosomes and DNA, that is their own genetic system, इनकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर पॉसिबल है। नंबर 2, they form ATP। ये ATP बनाते हैं कैसे? By the cellular respiration of the organic food, ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड से बना सकते हैं, ग्लूकोज से बनवा सकते हैं, so whatever it is available. And also they are involved in the regeneration. Difference, focus the point, regeneration, not a generation, regeneration of ATP from spent energy, जो खर्च हो चुकी है। मतलब ATP है, ATP it is hydrolyzed into ADP plus inorganic phosphate plus 7.3 kilocalories of energy। तो ये ATP स्पेंट हो गई, मतलब कि ADP जो है दैट इज स्पेंट एनर्जी, तो इसको वापस रीजनरेट करवाया जाता है, ठीक है। सो ये भी कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। एक इस तरीके से भी ATP बनवाता है। इसके अलावा इट इज इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था पायरुवेट या पायरुविक एसिड जिसको बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है? इट इज occurring इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पायरुवेट है वो एंटर होगा इन पोरिन्स के जरिए, इन प्रोटीन्स के जरिए। कहां पर? इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और द आउटर कंपार्टमेंट, जहां पर फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटिक एसिड एंड देन इट विल बी फॉर्म्ड एंड द एसिटाइल CoA, और फिर एसिटाइल CoA इट विल एंटर इनटू द Krebs cycle, then it will enter into Krebs cycle, और Krebs cycle फिर उसमें वो NADH बनाता है और FADH2 बनाता है और साथ में GTP से ATP बनवाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, और मतलब कि इट ऑल्सो रन्स द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक नॉट एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थर्मोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हीट। थर्म मीन्स हीट, जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। सो हीट की प्रोडक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है, चूंकि यहाँ पर हो रही है एज there is being performed the oxidation of the food। तो oxidation of food के नतीजे में क्या बनता है? You know very well, carbon dioxide plus water plus ATP plus heat energy। तो वो heat energy it is used by the endotherms to regulate their own body temperature। तो वो actually अगर हम माइक्रो लेवल पे जाकर के देखें कि हम एज वी नो वी आर एंडोथर्म्स, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक तो खुद मेंटेन करते हैं। पहली बात, वी आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स में कौन सी हमारी कैटेगरी? वी आर एंडोथर्म्स। हमारा जो सोर्स ऑफ हीट है वो कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन सा है? दैट इज मेटाबॉलिक हीट। वो मेटाबॉलिक हीट कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? एंड ATP जनरेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्किनर मेम्ब्रेन पे मौजूद है, तो उससे ATP बनवाई जाती है। किस तरह से? जो क्रेब्स साइकिल में NADH बना उसको कन्वर्ट किया जाएगा। आपने पढ़ा था कि एक NADH 3 ATP के बराबर, एक NADH से 3 ATP बनवाए जाएंगे और एक FADH2 से 2 ATP बनवाए जाएंगे। क्लियर? सो इस तरह से ATP जनरेशन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो भी कहां पर होगा? दैट इज ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन, दैट इज इट आल्सो हेल्प्स इन वाइटलोजेनेसिस। मैमल्स के अलावा जो एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स, खासतौर पर उनका जो एग होता है, आपने सेकेंडरी के अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ चिक। उसमें आपने एग का ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था और उसमें देखा आपने जो एग यॉक है, एग यॉक यानी कि जो जर्दी होती है, उसके बनाने में जो है इसका रोल होता है। इट हेल्प्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन द एग सेल, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द यॉक। तो इसकी यॉक के फॉर्मेशन को कहते हैं वाइटलोजेनेसिस। और स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आपने भूलना नहीं है, इसको एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन या सिम्बायोटिक ओरिजिन का जो ऑर्गेनल क्यों कहते हैं। एक तो मतलब कि इसके जो राइबोसोम है दैट इज 70S, प्रोकैरियोट्स के भी यानी कि बैक्टीरिया, उनके भी राइबोसोम्स क्या? दे आर 70S राइबोसोम्स। एक इस एतबार से वो कहते हैं, ठीक है, जो नेचुरलिस्ट है। दूसरा, यहाँ पर के आपको याद है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए वो सर्कुलर है, तो इनके अंदर भी जो डीएनए है तो मतलब कि कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ऐसा शायद ऐसा हुआ होगा, बट इट इज नॉट। सो यहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए है इन द प्रोकैरियोट्स, मतलब इन द बैक्टीरिया। और इसके अलावा एक और कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब इनके अंदर सेल डिवीजन कैसे होती है। तो यहाँ पर होती है बाइनरी फिशन, और आपको पता है बाइनरी फिशन में बैक्टीरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वो सारे स्टेप्स याद है, 4 स्टेप्स में होता है। पहले सेल एनलार्ज होता है, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म अंदर से जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करती है, फिर अल्टीमेटली द सेल वॉल इट इन्वेजिनेट्स एंड द 2 डॉटर बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड। तो उसी से वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले आपसे जिक्र किया कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल डिवीजन कौन सी हो रही है? दैट इज ऑल्सो बाइनरी फिशन। ये कुछ ऐसे चंद पॉइंट्स थे जो कि नेचुरलिस्ट ये समझते हैं कि शायद इनका ओरिजिन जो है वो इस तरह से हुआ होगा। क्लियर? तो आपने ये चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ये 3 पॉइंट्स, बाइनरी फिशन, 70S एंड सर्कुलर डीएनए। ये 3 कुछ ऐसे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इनको समझ आता है
कि ये एवोल्यूशन के दौरान इनका कुछ रोल। स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स और द स्टोरेज ऑर्गेनल्स। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, दे आर कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनल। जैसे हमने हर ऑर्गेनल को कोई ना कोई इसका कीवर्ड दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, गोल्जी ऑपरेटर्स को सेल सेक्रेशंस, ठीक है, इस तरह से। सो वैक्यूल के लिए जो कीवर्ड है दैट इज स्टोरेज ऑर्गेनल। वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वैक्यूल इनका ओरिजिन कहां से, कहां से बनते हैं। तो पहली तो चीज ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का याद है आपको कि उसमें जब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बंडिंग होती है तो उसमें बनते हैं द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दे आर बेसिकली, और ट्रांसपोर्ट वैक्यूल्स वो वहां से बन के आएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, और उनके अंदर मौजूद होंगे एंजाइम्स। दूसरा गोल्जी अपरेटस, तो गोल्जी अपरेटस से फिर वो आफ्टर देयर प्रोसेसिंग वो वहां से निकल रहे थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल, ठीक है, तो उनके अंदर भी यानी वहां से वैक्यूल फॉर्मेशन हो रही है। और फिर उसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल के अंदर कोई भी चीज जब एंटर होती है, सो दिस इज द सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स सपोज दिस इज द फूड, दिस इज फूड, और ये फूड सेल के अंदर आना चाह रहा है, तो ये इसके ऊपर, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इसके गिर्द जो है वो इन्वेजिनेशन होगी, और फिर उसके बाद ये फ्यूजन होगी। अल्टीमेटली जो फूड है सेल के अंदर जब एंटर होगा तो ये खाली एंटर नहीं होगा, बल्कि मेम्ब्रेन को लेकर के आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके आएगा वहां से, ब्रेकर, इस तरह से। नाउ दिस फूड हैज बीन सेव्ड और हैज बीन एनक्लोज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ दिस इज नोन एज द डाइजेस्टिव वैक्यूल, या इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्लियर? इसका जिक्र हम इंशाल्लाह लाइसोसोम्स में भी करेंगे। तो खैर, तो यहाँ पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका ओरिजिन हो सकता है वैक्यूल का इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में ओरिजिन हो सकता है इसका इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और या फिर गोल्जी अपरेटस से वो सेक्रेटरी वेसिकल्स की शक्ल में। ये तीन ओरिजिन्स हैं, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क लीजिए। Number 2 and number 3 is they are present in animal cells, they are present in plant cells, they are present in freshwater protozoans as well. ये यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं। अब बातें पहले एनिमल्स में। सो इन एनिमल सेल्स दे आर ऑफ स्मॉल साइज्ड एंड आर प्रेजेंट इन मैनी नंबर। क्लियर? यानी कि एक या दो नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, एंड मैनी, स्मॉल साइज्ड एंड मैनी। क्लियर? दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये लार्ज होता है, जो मैच्योर जो सेल होगा उसमें लार्ज, सेंट्रल एंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल वैक्यूल्स, या फ्यूजन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है बुक के अंदर कोएलेसेंस, ठीक है, वो भी ठीक है, कोएलेसेंस का भी मतलब फ्यूजन ही होता है। तो छोटे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज करके एक बड़ा सा वैक्यूल बनाएंगे, लार्ज, जो कि सेंट्रल होगा, सेंटर में होगा, और ये क्या करेगा कि जो कंटेंट्स होंगे साइटोप्लाज्म के उनको पेरिफेरल रीजन में धकेलेगा, इवन के न्यूक्लियस को, बाकी सारी चीजों को इन द थिन पेरिफेरल लेयर, याद रखना, इन थिन पेरिफेरल लेयर उनको धकेल देगा। अब जो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल है जिसकी हमने बात की, वो किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, और वो कैसे बनते हैं, बाय फैगोसाइटोसिस। इंशाल्लाह इसमें लाइसोसोम में भी इसका जिक्र आएगा। तो फैगो मींस टू ईट, साइटो मींस सेल, सिस मींस इट्स अ प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाया जा रहा है किसी चीज को, लेकिन खाया किसको जाता है, पानी को खाया जाता है क्या? नो, किसी सॉलिड चीज को खाया जाता है, मतलब कि फूड। तो ये देखिए, जो फूड एंटर हो रहा है सेल के अंदर, तो ये जो सब प्रोसेस है जिसके जरिए एंटर हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड phagocytosis। ठीक है, phago means to eat, cyto means the cell, and cis means the process, जिसको हमने सेलुलर ईटिंग का भी नाम दिया था। ठीक है, ये चीज अहम है, ये, और इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस दो तरह की थी, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनो जब कोई लिक्विड चीज अंदर आएगी तो पिनोसाइटोसिस, जब कोई सॉलिड चीज अंदर आएगी तो फैगोसाइटोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन अपने ज़हन में रखनी है, द फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय फैगोसाइटोसिस। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। चलिए अब तो प्लांट्स में तरह इसकी डिटेल है, इसमें प्लांट्स में काफी ज्यादा अहमियत है इनकी। सो इन प्लांट्स दे आर एब्सेंट इन न्यूली फॉर्म्ड प्लांट सेल। आपको याद है चैप्टर आपका सेकेंडरी के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा, दैट इज चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा द सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन से पहले एक टॉपिक था दैट वाज द फेज ऑफ ग्रोथ।
इन द प्लांट्स, तो उसमें आपने मुख्तलिफ जोन्स देखे थे ग्रोथ के, वो रूट्स के अंदर जोन ऑफ सेल डिवीजन, फिर उससे पीछे होता है, उससे थोड़ा सा पीछे जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, फिर उससे पीछे जोन ऑफ मैच्योरेशन, फिर उससे ऊपर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जोन ऑफ सेल डिवीजन है, जहां पर एक्टिव माइटोसिस हो रही है, मतलब एक्टिवली वहां पर सेल्स बन रहे हैं, वहां पर मुसलसल सेल डिवीजन हो रही है, तो वहां पर जो नया सेल बना है, अभी न्यूली फॉर्म्ड सेल है, उसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, दैट इज नॉन वैक्यूलेटेड लिखा हुआ था, इसलिए वहां से भी वैक्यूल का जिक्र है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर भी शामिल कर दिया। सो इट इज एब्सेंट इन न्यूली फॉर्म्ड प्लांट सेल इन, और लेकिन कहां पर, ठीक है, एब्सेंट एब्सेंट, और न्यूली प्लांट सेल कहां पर होगा, इन द जोन ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज नॉन वैक्यूलेटेड, ठीक है। तो जो जोन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर जो सेल्स होते हैं, दे आर नॉन वैक्यूलेटेड। अब आइए थोड़ी सी मजीद। सो प्लांट्स के अंदर द टर्गर प्रेशर इन द लीव्स एंड यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये जो वैक्यूल है, ये किसमें मदद करता है, टर्गर प्रेशर में। अब पानी अंदर आता जा रहा है प्लांट सेल में, ठीक है, वो वैक्यूल्स की शक्ल में अंदर आता जाता है, वो आपस में क्वेल्स हो रहे हैं, तो बड़ा सा वैक्यूल बनता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अब सेल वॉल थोड़ा रिजिड है, वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, जब वो रेजिस्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि इट विल बिकम हार्ड, इट विल बिकम हार्ड। बिल्कुल वही मैकेनिज्म जैसे कि वो साइकिल के टायर और ट्यूब का, या बाइक के टायर और ट्यूब का होता है, उसमें जो ट्यूब है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो टायर है वो सेल वॉल है, तो आप उसको जब फुलाते हैं, हवा उसके अंदर एंटर करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि उसकी जो ट्यूब है वो फैलती है, लेकिन जो टायर है वो सख्त होता है, वो उसको अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से ये टर्गर प्रेशर बिल्ड करने में हेल्प करेगा इन द प्लांट सेल्स। और कहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये सपोर्टिव रोल है बेसिकली, टर्गर प्रेशर इट इज अ सपोर्टिव रोल। कहां पर, एक तो लीव्स के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स, मतलब सॉफ्ट पार्ट्स एंड द यंगर पार्ट्स, जैसे वो अगर लीव्स उसमें जो पेटल्स हैं, ठीक है, उनकी वहां पर। और आपको याद होगा चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, वहां पर आपने पढ़ा था द टर्गर मूवमेंट्स, याद आपको, जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में जो टैक्टिक थी, ग्रोथ थी और टर्गर, तो टर्गर के अंदर दो मूवमेंट्स पढ़ी थी, एक आपने पढ़ी थी रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स एंड स्लीप मूवमेंट्स, तो वो दोनों किसके भी हाफ के ऊपर हो रही है, वो टर्गर की वजह से, तो उसका जिक्र भी यहां पर हम मेंशन करेंगे। एक तो स्लीप मूवमेंट्स, और दूसरा रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, क्लियर। तो ये स्लीप जो रैपिड आई मूवमेंट ऑफ द लीफलेट, टच मी नॉट, माइमोजा जो प्लांट है उसमें होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल्स दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ये टोनिसिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। उसको अंदर इसकी मेम्ब्रेन कोई नॉर्मल बाकी जैसे जो सेल्स के जो वैक्यूल होता है वैसे नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, इसके ऊपर वो पंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इट हैज गॉट सम प्रोटीन चैनल्स, जो पंप्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली पंप कर रहे होते हैं, इस के अंदर वैक्यूल के अंदर पंप कर रहे होते हैं उनको आयंस को, ताकि अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी रहे, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी तो वाटर क्या करेगा, इट विल एंटर इनटू द इट विल रिमेन इनसाइड द, और वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा वैक्यूल में, तो उससे क्या होगा, टर्गर प्रेशर बिल्टअप करने में हेल्प मिलेगा। तो जैसे मतलब कि इसको मेंटेनेंस ऑफ द टर्गर प्रेशर, ये आपने चैप्टर उसमें सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 16 में भी पढ़ा था, जो टोनोप्लास्ट है, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द turgor pressure. So the protein channels that actively pump potassium chloride and sodium ions inside the vacuole to maintain the turgor pressure. Clear? एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इट एक्सपैंड द प्लांट सेल, जो वैक्यूल है प्लांट्स के अंदर उसको एक्सपैंड करता है, प्लांट सेल को फैलाता है, विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं करता, क्योंकि वाटर जब भी एंटर होगा ऑस्मोसिस के जरिए, तो वो इसके अंदर बाउंड होगा वैक्यूल के अंदर, ठीक है। वो पिनोसाइटोसिस के जरिए जो आ रहा है, वो ऐसे डायरेक्टली, मतलब कि वो क्रॉस करके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डायरेक्ट नहीं जा रहा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली चला गया तो साइटोप्लाज्म तो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर वो डाइल्यूट हो गया तो फिर उसकी जो टोनिसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो वहां पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको चलाने में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, जब भी वाटर एंटर आएगा होगा तो वो वैक्यूल की शक्ल में होगा, तो साइटोप्लाज्म कभी भी डाइल्यूट नहीं होता, क्लियर। इसके अलावा द सॉल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, जो वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन है, यानी वो जो सब ये वाले आयंस हैं, ये इसमें क्लोराइड आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, और साथ में पानी है, सो ये सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन इनसाइड वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, व्हिच इज द मेजर रिजर्वायर फॉर इनऑर्गेनिक आयंस लाइक द पोटेशियम, लाइक द क्लोराइड आयंस, क्लियर। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट्स, क्लियर। अब आते हैं जरा थोड़ा सा मूव करते हैं एक और चीज की तरफ, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कौन से, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एंड ऑल ऑफ देम दे आर यूनिसेलुलर। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, और उसमें एक आपने क्लास पढ़ी थी, खास तौर पर उसमें इसका जिक्र है, एक सीलिएट्स
ऐसे प्रोटोजोन्स जिनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं सीलिया, उनके अंदर आपने पढ़ा था, जैसे पैरामीशियम तो उनके अंदर ये स्टेंटर या फिर वर्टिसेला, उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। एक खास किस्म का वैक्यूल है जो कि नॉर्मली हमारे पास नहीं है, वो इनके पास है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब सुकड़ने वाला, ये सुकड़ सकता है जब। तो चूंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं तो फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जब सेल को रखा जाए तो सेल के अंदर पानी आता रहता है। तो चूंकि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इनके पास तो सेल वॉल नहीं है, तो क्या होगा, अगर पानी मुसलसल आता रहा तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल बस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने इनको एडेप्टेशन दी है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है। जैसे ही वाटर तो बस क्योंकि रहना ही फ्रेश वाटर में है तो पानी तो मुसलसल आएगा, तो फिर क्या होगा कि जो वैक्यूल है ये जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल फ्लश आउट द एक्सेस वाटर। इसमें वहां पर इसका रोल। इसके अलावा प्लांट्स में एक और इसका रोल है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट, हार्बीवोर्स का पता है ना, जो घास खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे भेड़ बकरियां या कोई और हार्बीवोर। सो लेकिन किस तरह से बचाएगा, बाय स्टोरिंग कंपाउंड्स दैट आर पॉइजनस और अनप्लेजेंट टू एनिमल्स। यानी प्लांट क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इन वैक्यूल्स के अंदर ऐसे केमिकल्स को ऐड कर लेते हैं जैसे जो जहरीले होते हैं या उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, तो जैसे वो खाएगा नेक्स्ट टाइम वो नहीं इसके नजदीक आएगा उस प्लांट के। तो दिस इज हाउ इट ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन and they act as a sites for storage of water and cell products or metabolic intermediates. तो इन सब चीजों को ये स्टोर करता है। Students, let us have some look on the MCQs from today's lecture. So first of all, the mitochondria divide by which process? So the answer is not mitosis, not meiosis, not hormone formation, but binary fission, like the prokaryotes. The next MCQ is, under compound microscope, mitochondria have shapes except रॉड्स, स्पाइरल, फिलामेंट्स और वेसिकल्स। इनमें से कौन सी शेप है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं नजर आती, मतलब कि बाकी तीन तो हैं लेकिन एक नहीं है इसमें से, सो दैट इज स्पाइरल, ये नहीं है। रॉड्स, फिलामेंट्स, वेसिकल्स, दैट इज ओके। द मोस्ट बिजी एंड द एक्टिव ऑर्गेनल इन अ सेल इज, तो सेल में सबसे मसरूफ तरीन, सबसे बिजी और सबसे एक्टिव ऑर्गेनल कौन सा है, सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हर वक्त आपके लिए, आपके सेल्स के लिए एनर्जी बना रहा है। नाउ द रिमूवल ऑफ outer membrane from the mitochondria leaves behind, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, अगर इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो बाकी नीचे क्या बचेगा, एटियोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और माइटोप्लास्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखना है माइटोप्लास्ट। क्लियर? द लेंथ ऑफ एन एवरेज माइटोकॉन्ड्रियन रेंजेस बिटवीन 0.2 to 1.0, 1 to 4.1 micrometer, 3 to 3.6 micrometer और 8 to 10.1 micrometer. जी dear students, so answer is 1 to 4.1 micrometer. Porins are specialized proteins present in dash layer or membrane of mitochondria. जी डियर स्टूडेंट, कौन सी मेम्ब्रेन में होती है? So they are present in the outer membrane. किसके लिए? For allowing the transport of materials or compounds into the intermembrane space. Which cells cytoplasm lack mitochondria? कौन सा सेल है जिसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? RBC, ovum, sperm और spermatogonium. जी डियर स्टूडेंट्स, sperm. The answer is sperm. Now, the vacuoles are major reservoir of dash and dash in plants vacuole. So, they are the major reservoirs of sodium and chlorine. So, the answer is chlorine and potassium.